हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मस्त एकदम बढ़िया। तो सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अल्ट्रा पावर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो सभी साथी, सभी भाई बंधु धैर्य और विश्वास के साथ क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हिंदी के लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में। देखो, इन क्वेश्चन को समझकर आप लोग आगे होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी का स्कोर तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में क्रिया का भेद है। द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइएगा। देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अ होगा, द्विकर्मक क्रिया। देखो, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो इसमें पढ़ाई क्या हो गया, एक क्रिया, और क्रिया के दो क्रम हो गई, एक तो लड़के को और दूसरा पुस्तक। लड़के को यह अप्रत्यक्ष क्रम कहलाएगा और पुस्तक ये एक प्रत्यक्ष क्रम कहलाएगा। बाकी वाले ऑप्शन भी आप लोग देखिएगा। जैसे पूर्वकालिक क्रिया, तो दो क्रियाओं में जो पहले समाप्त हुई हो वह क्रिया है जो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह स्नान कर भोजन करता है, तो यहाँ पर है जो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली जो क्रिया का मेल होता है तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया का कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, तो यहाँ पर है जो आने ये एक मुख्य क्रिया है, स्वागत करो यह एक सहायक क्रिया है। तो जब दोनों का मेल हो जाता है तो हम लोग उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जहाँ क्रम नहीं हो, यानी क्रिया का फल कर्ता पर सीधा का सीधा पड़े, तो हम लोग उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, तो इस वाक्य में है जो अकर्मक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन देखिएगा। मुझे उसका काम अच्छा लगता है, मैंने सव्यम को कितनी बार समझाया, वह बुरी आदमी नहीं है, दाल में कुछ गिरा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर स है, वह बुरे आदमी नहीं है, ये बिल्कुल अशुद्ध दे रखा है। देखो, अशुद्ध कैसे हैं, या जो अशुद्धि का कारण बनता है वह वचन संबंधी अशुद्धि है। वह एक वचन है और आदमी यह भी एक वचन है, लेकिन जो बुरे है ये बहुवचन के लिए आता है, इसलिए यहाँ बुरे नहीं होकर बुरा होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर स है, वह बुरा आदमी नहीं है ऐसा होना चाहिए, तो यह शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भ्रांत का विलोम शब्द है। आप बताइएगा कि ऑप्शन में कौन सा है जो भ्रांत का विलोम शब्द सही दे रखा है। विभ्रांत, निर्भ्रांत, संभ्रांत, उद्भ्रांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा, निर्भ्रांत। देखो, भ्रांत का अर्थ होता है भ्रम में पड़ा हुआ या भ्रमित, और निर्भ्रांत का अर्थ होता है भ्रम से रहित या भ्रम के बिना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन से ऑप्शन में है जो सही ढंग से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं दे रखा है। तो देखो, लघु चिन्ह जो कि बिल्कुल सही है, इसका जो प्रयोग होता है वो शब्द को शॉर्ट रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, यह भी एकदम सही है, इसका प्रयोग वाक्य को पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। लेकिन जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। अल्प विराम, यह देखो बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि जो इसका चिन्ह होता है वह इस प्रकार का होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो अर्ध विराम से थोड़ा कम समय तक रुकने के लिए इसे किया जाता है। जो प्रश्न सूचक चिन्ह है, जो कि बिल्कुल राइट है कि इसका प्रयोग है वो प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगला है जो संक्षेप सूचक, यह बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि देखो लाघव चिन्ह होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेप चिन्ह कहते हैं। तो लाघव चिन्ह का जो प्रयोग है वही संक्षेप सूचक चिन्ह में होता है। अगला अर्धविराम, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है, इसका प्रयोग है जो पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव के लिए किया जाता है, और विपरीत अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये है जो इसमें ऑप्शन नंबर अपना है जो 3 और है 5, ये सही ढंग से प्रयोग नहीं हुआ है, इसका है ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुवीरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अ होगा, अवयवी भाव। देखो, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवीरी समास, ये क्या होते हैं इसे भी जान लेते हैं। देखो, जो तत्पुरुष समास है इसमें हमेशा पहला पद तो गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जो शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुवीरी समास होता है, उसमें पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों गौण होते हैं, अन्य कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वहां पर यह जो बहुवीरी समास हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन है जो एक अच्छे पत्र लेखन की विशेषता में शामिल नहीं होगा। स्पष्टता, संपूर्णता, संक्षिप्तता, क्लिष्टता। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द होगा, क्लिष्टता, यानी कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी। यानी हम लोग किसी भी एक अच्छे पत्र में क्लिष्टता को शामिल नहीं कर सकते। तो पत्र जितना साधारण और सिंपल होगा वह उतना ही अधिक अपना महत्व रखेगा। तो क्लिष्टता को हटाकर बाकी जो ऑप्शन है वो एक अच्छे पत्र लेखन की विशेषता में शामिल होते हैं। जैसे देखिए, स्पष्टता यानी क्लियरिटी, इसका होना बहुत ही आवश्यक होता है। संपूर्णता यानी कंप्लीटनेस का होना भी जरूरी होता है एक अच्छे पत्र लेखन में। और संक्षिप्तता यानी ब्रेविटी, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है, क्योंकि देखो इसके होने से हम अनावश्यक बातों को पत्र में शामिल करने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है। आप लोग बताइएगा कि कौन सा प्रारूप है वो एक नियुक्ति हेतु लिखे गए प्रारूप में हो सकता है। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, परिपत्र, कार्यालय आदेश, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा, आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लेटर। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे परिपत्र, सर्कुलर, अंग्रेजी में इसे सर्कुलर कहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे परिपत्र है वो एक साथ अनेक विभागों या व्यक्तियों को भेजा जाता है। और जैसे देखो कार्यालय आदेश, तो ये एक आदेशात्मक सूचना को जारी किया जाता है। जैसे किसी की नियुक्ति हो गया, स्थानांतरण हो गया, पदोन्नति हो गया या किसी प्रकार से दंड हो गया, तो उसके लिए जो जारी किया जाता है वो एक अपने कार्यालय आदेश होता है। और है जो प्रार्थना पत्र, यह है जो किसी अधिकारी या संस्था को किसी विशेष अनुरोध या निवेदन के लिए लिखा जाता है, तो उसे हम लोग है जो प्रार्थना पत्र कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा, आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में देशज शब्द हैं, तो इन 4 में से कौन सा देशज शब्द है। देखो, एक देशज शब्द है, बाकी 3 अलग हैं। जैसे ऑप्शन देखिएगा, नुक्कड़, लंगोट, मखौल, चमगादड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा, मखौल। देखो मखौल क्या है, मखौल एक उत्तर भारत में स्थानीय बोलियों में आमतौर पर मजाक या टोकने के अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है उसे है जो मखौल कहते हैं। चमगादड़, तो ये एक सामान्य हिंदी शब्द है। नुक्कड़, देखो नुक्कड़ होता है जो सड़क का कोना या हम कह सकते हैं चौक को हम इसे नुक्कड़ कहते हैं। लंगोट क्या होता है, यह तो हम सबको पता है कि यह तो एक पहना जाने वाला वस्त्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मखौल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है। देखिए, इन सभी ऑप्शन में है जो कौन सा एक जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है वो सही ढंग से नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी अ में दे रखा है आसन और आसन, इनका अर्थ दे रखा है, आसन का अर्थ दे रखा है समीपस्थ, और है जो आसन इसका अर्थ दे रखा है बैठने की विधि, जो बिल्कुल उल्टा दे रखा है। कैसे, देखो आसन का अर्थ होता है बैठने की विधि और आसन इसका अर्थ होता है समीपस्थ या हम कह सकते हैं निकट। तो देखो बाकी वाले ऑप्शन में जैसे पट का अर्थ होता है वस्त्र, पटु यानी निपुण, पृष्ठ यानी पूछा हुआ, और पृष्ठ यानी पीठ, गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति, और गौण जो प्रधान ने हो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर अ है वो सुसंगत नहीं है, क्योंकि इनका है जो आपस में उल्टा अर्थ दे रखा है। आसन का अर्थ होता है बैठने की विधि और आसन का अर्थ होता है निकट, पास या समीपस्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पारिजात किसका पर्यायवाची है। पारिजात किसका पर्यायवाची है। देखो ऑप्शन है कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो देखो पारिजात का अर्थ होता है दिव्य या स्वर्गीय वृक्ष। तो इनमें जो इसका जो शब्द होगा वह ऑप्शन नंबर स राइट होगा, कल्पवृक्ष। इसमें देखो कल्पवृक्ष को हम लोग है जो कल्पद्रुम, कल्पत्रु, सुरतरु, देवतरु ये भी कह सकते हैं। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे कमल है तो कमल के पर्यायवाची होते हैं जैसे सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज, ये है जो कमल के पर्यायवाची होते हैं। गुलाब, तो गुलाब के पर्यायवाची होते हैं जैसे पाटल, शतपत्र, तरुणी, कर्णिका, सेवती, ये है जो अपने गुलाब के पर्यायवाची हो जाती हैं। केवड़ा, केवड़ा क्या है, केवड़ा के पर्यायवाची हैं केतकी, सूचिका, तीक्ष्ण पुष्पा, महागंधा, धूली पुष्पिका, ये है जो केवड़ा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यह अपने जो पारिजात जो शब्द है वो पर्यायवाची हो जाता है कल्पवृक्ष का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। ऑप्शन देखिएगा, उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना, कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना, अचानक बड़ी विपदा आ जाना, आगे होकर परेशानी मोल लेना। तो या जो इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा, कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना।
बाकी वाले ऑप्शन देखो, जैसे उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना यानी रंग में भंग पड़ना, अचानक बड़ी विपदा आ जाना यानी आसमान टूट पड़ना, आगे होकर परेशानी मोल लेना यानी आ बैल मुझे मार, ऐसे ये मुहावरे इस तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है? ऐसा कौन सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भुल्लकड़। देखो भुल्लकड़ है ये भूलना क्रिया शब्द से बना है, न कि एक संज्ञा से बना है। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे स्वर्णिम है तो ये सोना संज्ञा से बना है, पनीला है तो ये पानी संज्ञा से बना है, नुकीला है तो ये नोक संज्ञा से बना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भुल्लकड़। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम का नहीं है, वो आप लोग बताइएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ब, मेरा, तो मेरा यह एक निजवाचक सर्वनाम न होकर यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता के लिए सव्यम या खुद का बोध करवाए वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे सव्यम हो गया, अपना हो गया, खुद हो गया, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी, मेरा, यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? देखिए ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, लेखा संबंधी, आर्बिट्रेरी, उचित, जुडिशियस, विधि सम्मत, अपीजमेंट, तुष्टीकरण। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा है जो एक सही पारिभाषिक शब्द है। तो देखिए इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण। बाकी वाले ऑप्शन जैसे अकाउंटेबिलिटी तो इसका अर्थ होता है जवाबदेही, आर्बिट्रेरी इसका अर्थ होता है मनमाना, और जुडिशियस इसका अर्थ होता है न्याय संगत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है लेखक, गुमकड़, लघुता, लिखावट। देखो कृत प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हो, इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर स होगा, लघुता। देखो लघुता, इसमें लघु क्या है? विशेषण है, इसलिए इसमें तद्धित प्रत्यय है न कि कृत प्रत्यय। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे लेखक में लिख, घुमकड़ में घूम और लिखावट में लिख क्रिया धातु है। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? देखिए ऑप्शन है आप भला तो जग भला, ठीक है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, इस विषय में उनकी क्या राय है, हम अपने आप को भूल गए। तो आप बताइए कि मध्यम पुरुष का है जो प्रयोग हुआ है वो कौन से वाक्य में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। इसमें जो आपको यह श्रोता के लिए प्रयोग हुआ है इसलिए यह मध्यम पुरुष होगा। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे आप भला तो जग भला, यह आप निजवाचक सर्वनाम है, इस विषय में उनकी क्या राय है, तो यह उनकी यह अन्य पुरुष होगा। हम अपने आप को भूल गई, तो यहाँ हम है जो उत्तम पुरुष है, अपने आप को यह निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से अपना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। ऑप्शन है पुनरीक्षण, निर्वाचित करना, प्रतिफल, विवरणी। इसमें देखो जो सब इंस्पेक्टर 2021 का पेपर हुआ था उसमें इसकी आंसर की में ऑप्शन नंबर अ को है जो सही माना था, पुनरीक्षण को, लेकिन अधिकांश मानना है कि ऑप्शन नंबर इसमें ब राइट होगा, क्योंकि देखिए जो रिटर्न का अर्थ होता है वह पुनरीक्षण, प्रतिफल, विवरणी यह तो होता है, लेकिन जो निर्वाचित करना है इसे सेलेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्वाचित करना, ठीक है ना, निर्वाचित करने को सेलेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निजत्व संज्ञा निर्मित है। ऑप्शन है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखो सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। निजत्व में निज का अर्थ होता है अपना, जो एक सर्वनाम है, और इसमें तो प्रत्यय जुड़ने से निजत्व शब्द बना जो एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, और इसका जो अर्थ होता है वह अपनापन होता है। तो इसका जो आंसर राइट हो गया वह ऑप्शन नंबर अ हो गया, सर्वनाम, ठीक है ना, निजत्व जो संज्ञा निर्मित है वो सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? ऑप्शन है रोगी, ज्ञान, पापी, भूखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा, ज्ञान। देखो विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई, और ज्ञान क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण होगा ज्ञानी। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे बाकी वाले ऑप्शन क्या है? विशेषण शब्द है जो एक संज्ञा शब्द से निर्मित है, जैसे रोग से रोगी बना है,
पाप से पापी बना है, भूख से भूखा बना है। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन है देखिए, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं, लोहा पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा, देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है। तो देखो इसका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है। देखो नटवरलाल मूल रूप से किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन में नटवरलाल जो नाम का प्रयोग हुआ है वो धोखेबाज व्यक्तियों की एक संपूर्ण जाति या वर्ग को संबोधित करने के लिए किया गया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? जैसे ऑप्शन है शौकीन, गमगीन, रंगीन, नमकीन। तो आप लोग बताइएगा कि कौन से ऑप्शन में ईन प्रत्यय नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, गमगीन। देखो प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में जुड़कर कुछ नया अर्थ दे। यहाँ गमगीन में मूल शब्द है गम यानी दुख, लेकिन इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वह एक फारसी प्रत्यय गीन है, न कि ईन प्रत्यय। तो बाकी वाले ऑप्शन में जैसे शौकीन में शौक प्लस ईन होता है, ठीक है, रंगीन में रंग धन ईन होता है, नमकीन में नमक प्लस ईन प्रत्यय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गमगीन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो आप लोग बताइएगा कि कौन से ऑप्शन के जो सभी शब्द हैं वो तद्भव के शब्द हैं। जैसे ऑप्शन है छकड़ा, काजल, खेत, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है चांद, झरना, झुंड, ऑप्शन नंबर 3 गात, गाहक, गणपति, ऑप्शन नंबर 4 सहज, संयोग, समंदर। तो देखो तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप है जो समय के साथ हिंदी में बदल गई है। यहाँ जो ऑप्शन अपना जो एक है यानी अ, इसमें छकड़ा, काजल, खेत ये सभी तद्भव शब्द हैं और इनका तत्सम रूप होता है। जैसे छकड़ा तो इसे शकट कहते हैं, काजल गज्जल, खेत क्षेत्र, तो ये इसके तत्सम रूप हो जाते हैं। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे झरना, झुंड ये देशज हैं, गणपति यह एक तत्सम शब्द है, सहज यह भी एक तत्सम शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अ होगा, छकड़ा, काजल, खेत ये सभी तद्भव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है बेगुना, बेखबर, बेलदार, बेकार। तो इस प्रश्न में उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़कर कोई नया अर्थ बना दे, यानी उपसर्ग का अपना कोई अर्थ न होकर ये एक भाषा की अविभाज्य इकाई है। या जो ऑप्शन नंबर स बेलदार जो शब्द है यह एक पूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है पावड़ा चलाने वाला मजदूर, यानी इसमें बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा, बेलदार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन 1 दंड, सिर, शाक, और ऑप्शन बी आग, पत्र, दही, ऑप्शन नंबर 3 धैर्य, परख, प्रगट, ऑप्शन नंबर 4 है विवाह, कहानी, नाच। तो इसमें है जो किस ऑप्शन में है जो सभी शब्द तत्सम हैं? देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर अ है वो एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे दंड, सिर, शाक ये सभी तत्सम शब्द है और इनका जो तद्भव होता है वो दंड का डंडा कहते हैं हम, सिर को सिर कहते हैं, शाक को साग कहते हैं। बाकी वाले ऑप्शन में आग और दही ये अग्नि और दधि का तद्भव है, परख और प्रगट ये परीक्षा और प्रकट के तद्भव रूप हैं, कहानी, नाच ये भी क्या है तद्भव रूप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अपना ए होगा कि दंड, सिर, शाक ये है तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। ऑप्शन है वाचाल, पृष्ठपोषण, तार्किक, पूर्वग्रह। तो देखो इसमें देखो कही हुई बात को फिर कहना, इसके लिए जो वाक्यांश का सार्थक शब्द होगा इसका ऑप्शन नंबर स पृष्ठपोषण, यानी किसी बात को बार बार दोहराना वह होता है पृष्ठपोषण। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल होता है, तार्किक जो तर्क करने वाला होता है, पूर्वग्रह यानी किसी बात को बिना सोचे समझे पहले से मान लेना वह होता है पूर्वग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा, पृष्ठपोषण यानी किसी बात को बार बार दोहराना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? जैसे ऑप्शन है घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो कौन से वाक्य में है जो
सभी, या हम कह सकते हैं कि कोई विदेशी शब्द नहीं है। तो इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, यानी इस वाक्य में कोई भी विदेशी भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे स्कूल, बस, रेलवे स्टेशन, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही संधि विच्छेद के साथ नहीं दिया गया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है महामात्य, महा प्लस अमात्य, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, संन्याविष्ट, संन्याय प्लस आविष्ट, कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर अ दे रखा है महामात्य, महा प्लस अमात्य न होकर महा प्लस अमात्य होगा, आ की जगह अ होगा। इसमें दीर्घ संधि का ये उदाहरण दे रखा है, तो इसलिए यह राइट हो जाएगा। बाकी वाले सभी ऑप्शन सही दे रखे हैं, जैसे भयाक्रांत भय प्लस आक्रांत होता है, संन्याविष्ट संन्याय प्लस आविष्ट होता है, कंटकाकीर्ण में कंटक प्लस आकीर्ण होता है। देखो अगला क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जैसे ऑप्शन है योगी, तपस्वी, श्रमण, परिव्राजक। तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर द है वो एकदम सही आंसर है, सही आंसर होगा परिव्राजक। जैसे देखो परिव्राजक होता है घूमने फिरने वाला साधु। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे योगी है तो ये योग करने वाला होगा, तपस्वी तपस्या करने वाला, और श्रमण होता है जो बौद्ध या जो जैन भिक्षु होते हैं उन्हें हम लोग है जो श्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं दे रखा इन 4 में से, वह आप लोगों को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आपत्ति विपत्ति। यह विलोम युग्म इसका सही नहीं है, क्योंकि देखो आपत्ति और विपत्ति दोनों समानार्थी शब्द हो गए हैं और दोनों का अर्थ संकट या आपदा होता है। तो आपत्ति का सही विलोम होता है अनापत्ति और विपत्ति का सही विलोम होता है संपत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कथन कार्यालय पत्र के संदर्भ में संगत नहीं है? ऑप्शन देखिए, पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, पत्र का पत्रांक और दिनांक प्रयुक्त होते हैं, पत्र का शीर्षक ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, हाशिए से हटकर प्रेषित संबोधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए स है, वो पत्र का शीर्षक ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। ये जो कथन दे रखा है वह एक कार्यालय पत्र के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि देखिए ऑफिशियल लेटर में हम अगर समझें तो इसका मैं एक आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, वो आप लोग देखिएगा। या देखो शीर्षक या विषय पत्र के मुख्य भाग में प्रेषक के पते और दिनांक के नीचे बाईं ओर हाशिए से सटाकर लिखा जाता है। बाकी वाले ऑप्शन में देखो पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। पृष्ठांकन का मतलब होता है जब मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी अधिकारी या कार्यालय को भेजनी होती है तो वहाँ पर है जो पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। पत्रांक और दिनांक प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल पत्र में है जो इनका उल्लेख किया जाता है पत्रांक और दिनांक का। हाशिए से हटकर प्रेषक संबोधित होता है, तो बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि बाईं ओर है जो हाशिए से हटकर प्रेषक है जो संबोधित होता है, तो ये भी एक सही है। तो कार्यालय पत्र के संदर्भ में ऑप्शन नंबर स को यहाँ सही नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, जिसमें है जो पेड़ के पर्यायवाची दे रखे हैं, विटप और द्रुम। इसके अलावा वृक्ष भी होता है, ध्रुव भी होता है, तो ये भी पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। बाकी वाले ऑप्शन में देखो जैसे पूप है तो ये फूल का पर्यायवाची है, रसाल है तो ये आम का पर्यायवाची है, अरण्य है तो ये जंगल का पर्यायवाची हो गया। तो ऑप्शन नंबर अ में है जो सभी पेड़ के पर्यायवाची दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आप लोग है जो इन 4 ऑप्शन में कौन सा अशुद्ध है इसका चयन कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर द होगा चतुरिणी, यह है जो अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वह चतुरंगी होता है, न कि चतुरिणी। यह चतुर का स्त्रीलिंग शब्द है, चतुरंगी है वो चतुर का स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी वाले ऑप्शन देखो जैसे शूर्पणखा का अर्थ होता है तीखे नाखूनों वाली, यानी रावण की बहन का नाम शूर्पणखा था। सर्पिणी ये सापिन होता है, और श्वेतांगी यानी सफ़ेद अंगों वाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द है वो चतुरिणी न होकर चतुरंगी होगा, तो ये अशुद्ध दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है मैं आप चला जाऊँगा, जो सोता है सो खोता है, मुझे कुछ दे दो, वह जंगली गाय है। तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, जो सोता है सो खोता है, यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध को बताते हैं। इसमें जो और सो यह संबंधवाचक सर्वनाम है, यह सोने और खोने की क्रिया के बीच के जो संबंध स्थापित करते हैं। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे
मैं आप चला जाऊँगा, तो यहाँ यह निजवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ दे दो, यहाँ कुछ ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह जंगली गाय है, तो इसमें वह एक सार्वनामी क्या हम कह सकते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर अपना बी राइट हो जाएगा। जो सोता है सो खोता है, यहाँ पर है जो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राधेश्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, यौगिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, राधेश्याम रो चुका, यहाँ रोना एक मुख्य क्रिया है और चुका एक सहायक क्रिया है, और जब दोनों मिलकर एक पूर्ण अर्थ बना देती है, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया हो जाती है। बाकी वाले ऑप्शन में जैसे सकर्मक क्रिया, तो इसमें क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर क्रम पर पड़ता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें कार्य को कर्ता खुद न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 है, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विवृत होकर हिंदी में आए हैं वह तद्भव कहलाते हैं। कथन नंबर 2, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कि इन दो कथनों में है जो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 इसमें गलत दे रखा है। क्योंकि देखो, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विवृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तो तद्भव कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। लेकिन कथन 2 में विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द तद्भव न होकर वह विदेशी शब्द कहलाएंगे, इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्योंकि इसमें कथन 1 तो सही दे रखा है और कथन 2 है वो गलत दे रखा है। क्योंकि कथन 2 में है जो वो तद्भव न होकर विदेशी भाषा के शब्द कहलाएंगे, ये होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन है जैसे थोथा सना बाजे घना, अंधों में काना राजा, आम के आम गुठलियों के दाम, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, थोथा सना बाजे घना। यानी जिस व्यक्ति में गुण कम होते हैं वह दिखावा अधिक करता है। अन्य ऑप्शन में जैसे देखो, अंधों में काना राजा यानी मूर्खों के बीच कम ज्ञानी व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के कोई बड़ी सफलता या मूल्यवान वस्तु का मिल जाना। तो ये इसमें है जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, थोथा सना बाजेगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। जैसे सूची 1 में है जो शब्द दे रखे हैं और सूची 2 में है जो विशेषण शब्द दे रखे। आपको सूची 1 के जो शब्द है उनका सही विशेषण के साथ मिलान करना है। देखो, दुबला एक गुणवाचक विशेषण है, 25 यह एक संख्यावाचक विशेषण है, अत्यंत यह एक प्रविशेषण है और अधिक यह एक तुलनात्मक विशेषण है। तो इस आधार पर हमारा है जो ए में 3 होगा, बी में 1 नंबर हो जाएगा और सी में 4 और डी में 2। तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। परीक्षा का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, परिधन इक्षा। यानी इसमें ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसमें देखो, परी में री है वो छोटा होगा और इक्षा में ई है वो बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है सुन, सोना, रा और हरा। देखो, सुनहरा में मूल शब्द होता है सोना, और जब सोना शब्द में हरा प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह सुनहरा बन जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सुनहरा में हरा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है श्याम सोता है, कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, राम पढ़ता है। यानी इसमें 3 को छोड़कर बाकी एक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राम पढ़ता है। क्योंकि देखो, पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। यदि पूछा जाए कि क्या पढ़ता है तो इसका उत्तर मिल सकता है कि किताब, अखबार, कुछ तो कर्म रहा ही होगा, तभी तो क्रिया की जा रही है, भले ही वह वाक्य में स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया हो। बाकी देखो, श्याम सोता है तो यहाँ एक सोना एक अकर्मक क्रिया है, कृष्ण नहाता है तो नहाना भी एक अकर्मक क्रिया है, महेश खांसता है तो खांसना भी एक अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राम पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41।
हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन है फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी। देखो फारसी जैसे अखबार हो गया, कारीगर, जानवर, बीमार, दीवार, मजदूर, ये मतलब जो शब्द होते हैं वो फारसी भाषा के शब्द कहलाते हैं। जैसे तुर्की, तो तुर्की में होता है जैसे कैंची, कलंगी, चुगली, तमाशा, बारूद, बीबी, ये सभी तुर्की शब्द, तुर्की भाषा के शब्द कहलाते हैं। पुर्तगाली जैसे अचार, आलपिन, कमीज, चाबी, बाल्टी, मेज, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। तो यह जो अपना लालटेन शब्द है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन है जैसे वह आया और मुरारी को गले मिला, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, राधा पुस्तकालय में पढ़ती है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जो वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। देखो हेतु हेतुमत भूतकाल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती है। या जो इस वाक्य में मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो जाने की वजह से नहीं पढ़ पाया, जैसे बाकी वाले ऑप्शन वह आया और मुरारी को गले मिला, तो यह एक सामान्य भूतकाल का हो गया। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यह एक आसन भूतकाल है। ठीक है, राधा पुस्तकालय में पढ़ती है, तो यह भी एक सामान्य वर्तमान काल का हो गया। तो यहाँ जो इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है उसने सुंदर खाना पकाया, मेरे को विज्ञान समझ नहीं आता, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें है जो बिल्कुल एकदम शुद्ध वाक्य दे रखा है कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। देखो बाकी वाले ऑप्शन अशुद्ध कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए उसने सुंदर खाना पकाया, तो उसने सुंदर, सुंदर की जगह होगा स्वादिष्ट या अच्छा खाना पकाया, ये हो गया। मेरे को विज्ञान समझ नहीं आता, तो यहाँ पर मेरे को की जगह मुझे विज्ञान समझ नहीं आता, ये होगा। बाकी ऑप्शन डी में मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो यहाँ पर है जो ठंडी और गर्म शब्दों का अनावश्यक प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यह अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताना है। ऑप्शन है जिसकी कभी परीक्षा नहीं ली गई हो, जो परीक्षा के योग्य नहीं हो, जो दूसरों की परीक्षा लेता हो, जिसको परीक्षा ली जा चुकी है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वाक्यांश के लिए जो उचित शब्द होगा वो होगा परीक्षित, क्योंकि देखो जिसकी कभी परीक्षा नहीं ली गई हो वह तो क्या है, निष्परीक्षित है। जो परीक्षा के योग्य न हो वह अयोग्य है, जो दूसरों की परीक्षा लेता हो वह परीक्षक है। तो परीक्षित का मतलब होता है कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। देव प्लस ईस की संधि होगी, तो देखिए जो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देव प्लस ईस, यह गुण संधि का उदाहरण है। देवेश, देवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द हैं, तो बताइए कि कौन सा है जो विदेशज शब्द हैं। जैसे ऑप्शन है तेंदुआ, पगड़ी, चिड़िया, इंजन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंजन। बाकी वाले देखो जैसे तेंदुआ, पगड़ी, चिड़िया, ये सभी देशज शब्द हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन। इंजन है जो एक विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका, प्रियवर, महोदय। एक सरकारी पत्र में जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, महोदय। यानी आपका, प्रियवर, ये तो अनौपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो भविद्य है इसका प्रयोग पत्र के समापन में किया जाता है, न कि संबोधन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन है सह, सहा, ठीक है, साहे, स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सहानुभूति में जो उपसर्ग है वो सह उपसर्ग है, और सह का अर्थ होता है साथ, यानी इसमें अनुभूति है जो वो मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित में से कौन सी नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है हथियाना, चल देना, दौड़ना, देना। देखो सबसे पहले समझो कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। देखो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। हथियाना क्रिया है वो हाथ संज्ञा से बनी है, इसलिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है जैसे नमस्कार, दृष्टि, पूज्य, मैं प्राण। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम शुद्ध दे रखा है, दृष्टि। बाकी वाले अशुद्ध कैसे हैं, जैसे देखो नमस्कार ऐसे नहीं होकर ये नमस्कार ऐसे होगा, पूज्य नहीं होता है पूज्य होता है, प्राण नहीं होकर प्राण होता है। तो दोस्तों ये थे जनरल हिंदी के PYQ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप एग्जाम में इन सवालों को देखते ही डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। अगर आप ऐसी ही डीप एक्सप्लेनेशन और एक्यूरेसी चाहते हैं तो अल्ट्रा पावर स्टडी को सब्सक्राइब करके इस प्रिपरेशन जर्नी का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें क्वालिटी कंटेंट लाने की ताकत देती है। अगली क्लास में हम हिंदी के उन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और एग्जामिनर वहीं फंसाता है, तो उस सेशन को भी मिस मत कीजिएगा। याद रखिए तैयारी केवल मेहनत नहीं, एक स्मार्ट अप्रोच है, और यहाँ अल्ट्रा पावर स्टडी पर हम मेहनत और स्ट्रेटजी दोनों देते हैं। तो स्टे डिसिप्लाइंड, स्टे पावरफुल। जय हिंद।